Hello students, welcome back in Dolphin School of Excellence. This is for class 6th and we are going with lesson number 3rd, fiber to fabric. Earlier I have taught you till here. पहले वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ तक का पूरा पढ़ा चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इस लेसन में हम लोग यूजेज ऑफ कॉटन और ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके थे. आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर रेशो से फैब्रिक, फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे बनता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 प्रोसेस इज गिनिंग. इसको जिनिंग भी बोलते हैं बच्चों और गिनिंग भी बोलते हैं. बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर राइट. जिनिंग बोलो या गिनिंग बोलो, बोथ आर राइट. सो गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड्स. आपको जैसे मालूम है बच्चों, कॉटन वी आर गेटिंग फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट से हमारे को कॉटन मिलता है और ये जो कॉटन के जो सीड्स होते हैं, ये सीड्स इस कॉटन के साथ कवर्ड होते हैं. तो ये गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस कॉटन में से ये जो सीड्स होते हैं, इन सीड्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं. इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड यूजिंग स्टील कॉम्ब. वैसे गाँव में जो है इसको ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है, बट लार्ज स्केल पर, जब बहुत बड़े स्केल पर इस काम को किया जाता है, तब बच्चों एक मशीन होती है रोलर जिन. रोलर जिन यूज़ किया जाता है. हियर इज द मशीन रोलर जिन. इसकी मदद से कॉटन को सीड से अलग किया जाता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज स्पिनिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न. यार्न का मतलब होता है बच्चों धागा. जो सुई धागा बोलते हैं ना अपन, हाँ, उसको बोलते हैं यार्न. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. इनको आपस में अलग अलग मशीन्स होती है, अलग अलग हैंड स्पाइंडल, टकली, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं. चरखा होता है, जैसे गांधी जी का चरखा आपने देखा है. तो इससे क्या किया जाता है, फाइबर को यार्न यानी धागे में बदला जाता है. स्पिनिंग ड्रॉज आउट शॉर्ट फाइबर फ्रॉम द कॉटन वुल एंड ट्विस्ट देम टुगेदर इनटू अ लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड कॉल्ड यार्न. छोटे छोटे से जो फाइबर्स होते हैं उनको आपस में इस तरीके से आपस में उनको गूथा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है. इससे वो क्या होता है, एक बड़े फाइबर में, एक बड़े थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं. इसके लिए हैंड स्पाइंडल, टकली, हैंड स्पाइंडल का दूसरा नाम होता है टकली, चरखा, 2 हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग. ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज टकली स्पिनिंग मशीन. इन मशीन्स की मदद से ये जो फाइबर्स जो हैं इनको ट्विस्ट किया जाता है और यार्न बनाया जाता है. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन बाई स्पिनिंग मशीन. और बड़े स्केल पर धागा जो बनाया जाता है वो बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बनाया जाता है और मशीनों को कहते हैं स्पिनिंग मशीन. नाउ द थर्ड प्रोसेस इज वीविंग. वीविंग मीन्स होता है बुनना. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट यार्न इनटू क्लॉथ. यार्न यानी धागा, क्लॉथ यानी कपड़ा. बुनना यानी धागे से कपड़ा बनाया जाता है. The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric with the help of a handloom or power loom is called weaving. हैंडलूम या पावर लूम की मदद से, हैंडलूम हाथ से चलाने वाली मशीन, पावर लूम इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है, इनकी मदद से 2 अलग अलग धागों के सेट्स को एक साथ में बुना जाता है और उसकी मदद से क्या किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है. और इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग. इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, वीविंग. वीवर्स वीविंग ऑन अ स्मॉल स्केल यूज हैंडलूम. छोटे स्तर पे जो काम होता है वो हैंडलूम्स यूज करते हैं. ऑन अ लार्ज स्केल कॉटन फैब्रिक्स आर मेड बाय बिग मशीन दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. दीज मशीन्स आर कॉल्ड पावर लूम. और बड़े स्केल पे जब काम होता है, बड़े लेवल पे जब काम होता है, तो इलेक्ट्रिक मशीन्स यूज की जाती है जिन्हें कहते हैं पावर लूम. छोटे लेवल पे जो काम किया जाता है उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं. तो ये हैंडलूम्स जो होती है, हैंडलूम्स यानी हाथ से चलने वाली लूम्स होते हैं, ये इनकी मदद से छोटे लेवल पे वीविंग का प्रोसेस किया जाता है और बड़े लेवल पे पावर लूम मशीन से वीविंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज नाइटिंग. द प्रोनाउंसिएशन इज नाइटिंग. यू मस्ट हैव सीन अ लेडी नाइटिंग ए स्वेटर. आपने देखा होगा घर पे भी इस तरीके से स्वेटर बुनते हुए. ये जो बुनना है इसको कहते हैं बच्चों नाइटिंग. और मफलर विद द हेल्प ऑफ 2 नाइटिंग नीडल. और ये जिसको हम लोग सिंपल शब्दों में अपन सलाई बोलते हैं, है ना, इसको हम सलाई बोलते हैं. इन सलाइयों को इंग्लिश में बोला जाता है नाइटिंग नीडल्स. इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. नाइटिंग में क्या होता है, एक ही धागा इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए, और वीविंग में 2 धागों का सेट होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए. नाइटिंग कैन बी डन
by hands using knitting needles. Nowadays most of the knitting is done with the help of machine. छोटे लेवल पे जो काम करते हैं वो नाइटिंग नीडल्स की मदद से घर पे ही कपड़े बनाए जाते हैं, और बड़े लेवल पे जो काम होते हैं उसके लिए नाइटिंग मशीन्स आजकल आ चुकी है, और इन नाइटिंग मशीन्स की हेल्प से ही बड़े लेवल पर कपड़े को बनाया जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है, विविंग में 2 सेट होता है धागों का, और नाइटिंग में केवल एक ही धागा होता है जिसकी मदद से कपड़े को बनाया जाता है। नेक्स्ट जूट। जैसा हम लोगों ने कॉटन के बारे में पढ़ा है बच्चों, कॉटन इज अ प्लांट फाइबर, लाइक दैट जूट इज ऑल्सो अ प्लांट फाइबर। वी आर गेटिंग जूट फ्रॉम जूट प्लांट। ये जूट जो होता है हमारे को जूट प्लांट से मिलता है। जैसे कि आपने कॉटन के बारे में पढ़ा है कि वो एक प्लांट फाइबर है, उसी तरह से जूट भी एक प्लांट फाइबर है बच्चों। जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे हमें जूट प्राप्त होता है बच्चों। इस स्टेम को है ना काट कर पानी में काफ़ी टाइम तक के लिए डाल दिया जाता है, और उसके बाद जब ये सड़ने जैसी कंडीशन में आ जाता है ना, तब इससे ये हमें जूट प्राप्त होता है। कॉल्ड पैक्सन और पाट इन हिंदी, इसको हिंदी में पैक्सन या पाट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, इसका दूसरा नाम गोल्डन फाइबर भी है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, नेम द फाइबर विच इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। क्या क्वेश्चन बनता है? नेम द फाइबर which is known as golden fiber. So the answer is jute is the fiber which is known as golden fiber. क्वेश्चन अगर बन जाए कि गोल्डन फाइबर क्या है तो आप बता सकते हैं जूट का ही दूसरा नाम गोल्डन फाइबर है। जूट इज बायोडिग्रेडेबल। इस शब्द को हमें समझना है, क्या होता है बायोडिग्रेडेबल। वैसे मैं अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन 3 or 4 classes. Today I am going to tell you what is biodegradable. Biodegradable. The meaning of biodegradable is to decompose with the help of microorganism. Microorganism की मदद से जिन चीज़ों को नष्ट किया जा सकता है, those things are called biodegradable. उन चीज़ों को क्या कहते हैं? Biodegradable. So biodegradable आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो जूट जो है वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये समय के साथ खत्म हो सकता है। ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाला, एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। तो जूट कैसा फाइबर है? बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। In our country, jute is cultivated in West Bengal, India's largest producer of jute, Assam and Bihar, in the low-lying areas around the river Ganga and river Brahmaputra. हमारी कंट्री में कल्टीवेशन का मतलब होता है फसल उगाना। तो जूट को कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जूट का कौन है? वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन बनेगा यहाँ, which is the largest producer of jute in India? So the answer is West Bengal is the largest producer of jute in India. असम और बिहार में भी जूट का प्रोडक्शन किया जाता है, रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो निकल रही है असम से, उसके किनारे पर, और बिहार में गंगा नदी के किनारे से ये फसल उगाई जाती है। इट नीड्स अ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लाइक एल्यूविल सॉइल। और ये जूट को उगाने के लिए मिट्टी जो है वो एल्यूविल मिट्टी की ज़रूरत होती है। एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। जूट कल्टीवेशन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। जूट का कल्टीवेशन यानी जूट की फसल जो होती है, इसको कैसा मौसम चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट यानी गर्म, ह्यूमिड यानी, ह्यूमिड का सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रेजेंस ऑफ वाटर या प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं? हवा में नमी की मौजूदगी। जितनी ज़्यादा हवा में नमी होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी काउंट होगी। ओके, तो जूट कल्टीवेशन के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड, यानी हवा में नमी की मौजूदगी और गर्म मौसम चाहिए। और इसके अलावा जब इस जूट का ग्रोइंग पीरियड होता है तब हाई रेनफॉल यानी बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कल्टीवेशन ऑफ जूट। कैसे जूट की फसल को उगाया जाता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द सीड्स आर सोन इन मार्च और अप्रैल। सोन का मतलब बीज को उगाना। कौन से महीने में? मार्च और अप्रैल महीने में इन बीजों को बोया जाता है।
इट इज अ रेनी सीजन क्रॉप। और ये कौन सी सीजन क्रॉप है? रेनी सीजन यानी बारिश में होने वाली क्रॉप यानी फसल। जूट प्लांट ग्रोज 6 to 12 फीट इन हाइट। जूट प्लांट की हाइट कितना होता है? 6 से 12 फीट, 6 to 12 फीट इसकी हाइट होता है। इट बियर्स येलो फ्लावर, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं। द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। इन पौधों को काट लिया जाता है। कब? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। कब काट लिया जाता है? फ्लावरिंग स्टेज, जब इनके फूल आ रहे होते हैं तब इनको काट लिया जाता है। इट इज़ बिकॉज गुड क्वालिटी जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स यंग स्टेम। ऐसा क्यों किया जाता है? जब फ्लावर आता है तब क्यों काटा जाता है? क्योंकि जब ये यंग स्टेम होता है तो इससे अच्छी क्वालिटी का जूट प्राप्त किया जा सकता है। द ओल्ड स्टेम बिकम्स वेरी हार्ड। जितना पौधा पुराना हो जाएगा उसका स्टेम उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव फाइबर्स फ्रॉम इट। और उस हार्ड स्टेम में से फाइबर्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब इस प्लांट के फ्लावर आ रहे होते हैं तभी इसकी स्टेम को काट लिया जाता है, क्योंकि उस वक्त इसका स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और उसको ईजिली काटा जा सकता है और उसमें से ईजिली फाइबर्स को निकाला जा सकता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, काटने के बाद, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल को काटना। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट आर टाइड इनटू बंडल्स एंड लेफ्ट इन स्टेगनेंट वाटर फॉर अबाउट 20 डेज। जब इनको काट लिया जाता है तब इन प्लांट्स को, जैसे अपन लकड़ी के बंडल बनाते हैं ना, उस तरीके से इनके स्टेम को जो है बंडल के रूप में बांध लिया जाता है और रुके हुए पानी, स्टेगनेंट वाटर यानी रुका हुआ पानी, बहता हुआ नहीं, रुका हुआ पानी, जैसे तालाब में पानी जो होता है वो रुका हुआ होता है। स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, जैसे तालाबों में जो भरा हुआ होता है उसे रुका हुआ पानी कहेंगे, और नदियों में जो होता है वो बहता हुआ पानी कहलाता है। तो एक कोई टैंक बना लिया बड़ा सा, उस टैंक में इन बंडल्स को, कौन से बंडल्स को? ये जो यंग स्टेम को जो काटा है इनको बांध के जो बंडल बनाए गए हैं, इन बंडल्स को 20 दिन, कितने दिन? अबाउट 20 डेज, यानी 18 भी हो सकते हैं और 22 भी हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 20 डेज इनको उसके अंदर रखा जाता है, पॉन्ड यानी रुके हुए पानी के अंदर रखा जाता है। बैक्टीरिया ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में। आप कभी भी देखना किसी तालाब के पास जाओगे और काफ़ी समय तक अगर उसमें पानी भरा हुआ है और बारिश नहीं हुई और नया पानी नहीं आया तो उस तालाब में से एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रुके हुए पानी में धीरे धीरे क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। द स्टिकी मैटर डेट होल्ड्स द फाइबर टू द इनर पार्ट ऑफ द स्टेम इज ईटन अवे बाय बैक्टीरिया। अब ये जो यंग स्टेम है इसके अंदर जो फाइबर को होल्ड करने के लिए जो चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है उसे ये बैक्टीरिया खा जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो रेशे हैं, जो फाइबर्स हैं, वो फाइबर्स अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेटिंग। व्हेन द स्टेम रॉट, मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि पानी में डालते हैं और जब ये सड़ जाता है तब इसमें से फाइबर्स जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। रॉट का मतलब होता है सड़ना। व्हेन द स्टेम रॉट द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स, जब स्टेम सड़ जाते हैं तब इन फाइबर्स को हाथों की मदद से अलग कर लिया जाता है। द फाइबर्स सो ऑब्टेन आर ड्राइड इन द सन एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल, और इसके बाद इन फाइबर्स को सूरज की रोशनी में सुखा दिया जाता है और उसके बाद छोटे छोटे बंडल बनाकर इन्हें बांध दिया जाता है। These bundles are sent to the mills, और इन्हीं बंडल्स को, कौन से? ये वाले नहीं, ये वाले जिनको धूप में सुखा लिया है, जो फाइबर के जो बंडल हैं जिनको धूप में सुखा लिया गया है, इन बंडल्स को मिल्स में भेजा जाता है और वहाँ पर इनको स्पिनिंग और वीविंग प्रोसेस से निकाला जाता है और उसकी मदद से कपड़ा भी बनता है और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। They are then spun and woven into textile एट मिल्स, इनको बाद में स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और यार्न के सेट्स को वूवन करके यानी बुनने के बाद टेक्सटाइल मतलब कपड़े में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कहाँ पर? बहुत बड़ी बड़ी मिल्स में। अब क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है, जूट बना लिया साहब, अब इस जूट के यूज़ क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये मेन चीज़ है। कोई भी चीज़ जो हमारे काम की है ना, हम उसी चीज़ को उगाते हैं और उसी चीज़ को प्रोडक्शन में उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यूजेज ऑफ जूट, जूट के क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या उपयोग हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
जूट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद नंबर सेकंड पे जो इंपॉर्टेंट फाइबर का नाम आता है वो आता है बच्चों जूट का। जूट बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गिनी बैग्स और सैक्स। आप लोगों ने देखा है घर पे अभी जैसे गेहूं की फसल हुई थी, पापा घर पे गेहूं लाए होंगे, तो गेहूं जो है वो बोरियों में भर के आता है। वो बोरी का जो कपड़ा जो होता है ना वो एक्चुअल में दैट इज जूट। वो काफ़ी बैग और सैक का मतलब होता है बोरा, बोरा बनाने में जूट का इस्तेमाल किया जाता है। हाई क्वालिटी जूट इज वोवन इनटू कर्टन्स, कारपेट, चेयर कवर एंड पैकिंग फॉर लिनोलियम। जो हाई क्वालिटी का जूट जो होता है इसका बहुत अलग अलग यूज होता है बच्चों। आप लोगों ने देखे होंगे कपड़े तक बनते हैं इसके, उसके अलावा कर्टन्स बनते हैं। अपने ये पाँव साफ करने का होता है ना, क्या कहते हैं इसको, डोर स्टेप, ये भी इस जूट से बनते हैं। शॉपिंग बैग्स, टेबल मैट्स, जूट बास्केट एंड ज्वेलरी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ जूट। जूट से ये शॉपिंग का बैग, ये देखो ये बैग दिख रहा है, ये शॉपिंग बैग जूट का बना हुआ है। टेबल मैट्स, टेबल पे बिछाने वाले मैट्स, जूट बास्केट, ये वाले बास्केट ये जूट के बास्केट हैं। एंड ज्वेलरी, ये सब चीज़ें भी जूट से बनती है। जूट बैग्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पैकिंग सीरियल्स लाइक व्हीट, ज्वार एंड मेज। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, पापा लेके आए गेहूं, तो किस में भर के लाए, बोरी में। तो व्हीट, ज्वार, मेज, इन सब को पैक करने में भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट, today we have learned about jute fiber and earlier I have taught you about cotton। आज हम लोगों ने कॉटन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे कॉटन से कॉटन फैब्रिक बनाया जाता है कॉटन फाइबर से, इसके बारे में डिस्कस किया। और उसके अलावा हमने जूट को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे कल्टीवेट किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया। आज मैं अपना वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब एक छोटा सा पार्ट बचा है इस लेसन का, सम अदर यूजफुल फाइबर, जिसमें वूल आता है, जिसके अंदर सिल्क आता है। वूल वी गेट फ्रॉम शेप, सिल्क वी गॉट फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क मॉथ। तो इन चीज़ों को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। आप लोगों को अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।